सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो में हम फेडरलिज्म चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और फेडरलिज्म चैप्टर के बहुत से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। देखो क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर है तो कैसे है? क्या क्या फीचर्स फेडरलिज्म के हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं? क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म के सारे फीचर्स को रेटिफाई करता है? इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री इंडिया। देखो जब 1947 में ना हमारा कंट्री आजाद हुआ, उसके बाद से मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स आए और वो इंडिया के पार्ट बन गए। ठीक है, पहले ऐसा था 1947 के पहले कोई एक एरिया था। सपोज दैट ये एरिया ए, लेट्स से दिस इज द एरिया नेम्ड ए। यहां पर कोई किंग है जो रूल कर रहा है, ठीक है। और ये किंग ना जो बोलेगा वही होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई रिटन फॉर्म में हो संविधान के तौर पे, या फिर कोई रूल रेगुलेशन हो। अगर है भी रिटन फॉर्म में तो कोई रिजिडिटी नहीं थी। और यहाँ पर सबसे पहली बात ना कि नेशनलिज्म की कोई फीलिंग नहीं थी, ठीक है। नेशनलिज्म वाली कोई भावना ही नहीं थी लोगों के अंदर। ये एक अलग ही प्रोविंस है, ये अपना यहाँ का किंग रूल कर रहा है। एक ये प्रोविंस है इंडिया के अंदर, ये यहाँ पर कोई किंग रूल कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की फीलिंग नहीं थी लोगों के अंदर, ठीक है। वो अपने को यूनाइटेड नहीं समझते थे। ये किंग अपने आप को अलग समझता था, ये अलग समझता था। यहाँ की जो सिटीजन थी वो अपने आप को अलग मानती थी, यहाँ के सिटीजन अलग मानती थी। एक कल्चरल डाइवर्सिटी भी होती थी, लैंग्वेज के हिसाब से भी डाइवर्सिटी होती थी। तो इस तरीके से ना उस वक्त इंडिया में फेडरलिज्म नहीं प्रैक्टिस किया जा सकता था, क्योंकि उस वक्त फेडरलिज्म का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। सबसे पहले तो नेशनलिज्म का ही कोई कंसेप्ट नहीं था, राइट। तो जब 1947 में कंट्री हमारा आजाद हुआ, एंड देन मेनी सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री इंडिया, ठीक है। उन्होंने दे ज्वाइन द हैंड्स विद इंडिया और इंडिया के वो पार्ट बन गए। और वही प्रिंसली स्टेट्स ना आज सिर्फ स्टेट बोले जाते हैं। हम पहले प्रोविंसेस बोले जाते थे और नाउ हम उन्हें स्टेट बोलते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, although it did not use the word federation. The Indian Union is based on the principles of federalism. देखो आप जब भारत के संविधान देखोगे ना, वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, ठीक है। वहां पर फीचर्स हैं, संविधान में आपको फेडरलिज्म के सारे फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये कहीं वर्ड मेंशन नहीं किया गया है दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री और फेडरल स्टेट, ठीक है। यहां पर बोला गया है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। आर्टिकल फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा गया है इंडिया दैट इज अ भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। और यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का एक फायदा ये भी है कि कोई भी स्टेट यानी जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, जो इंडिया में आ गए, वो एक कंट्री में आ गए, पार्ट ऑफ इंडिया बन गए, वो सिसीड नहीं कर सकते कि हम अब इंडिया के पार्ट नहीं रहेंगे। वो इंडिया के पार्ट रहेंगे, चाहे उनका मन हो नहीं हो, ये मैटर नहीं करता है। उनको इंडिया का पार्ट रहना ही। एक बार उन्होंने दे ज्वाइन द हैंड्स विद द कंट्री इंडिया और दे बिकेम द पार्ट ऑफ द कंट्री इंडिया, उनको रहना ही है इंडिया के पार्ट में, ठीक है। देखो इंडिया का जो संविधान है या फिर इंडियन यूनियन जो है, ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। जैसे मैंने बताया कि फेडरेशन वर्ड कहीं नहीं लिखा है इंडिया के कंट्री में, बट इंडिया एक फेडरलिज्म की फीचर्स को फॉलो करता है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करता है। नेक्स्ट, इनिशियली 2-tier system of government and later third tier was added in the form of panchayats and municipalities. देखो किसी भी कंट्री को फेडरल होने के लिए क्या करना होता है? फेडरलिज्म के फीचर्स को अपनाना होता है। तो इंडिया जो है फीचर्स देखो कैसे अपना रहा है। यहाँ पे
हमने पढ़ा था पहले कि फेडरलिज्म के फीचर्स, एक फीचर्स था कि मोर देन वन टियर गवर्नमेंट होने चाहिए, टू या फिर टू से अधिक टियर के गवर्नमेंट होने चाहिए वहां पर। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 3 टियर सिस्टम गवर्नमेंट का है। यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में, फिर स्टेट में और लोकल लेवल पे जो पंचायती राज सिस्टम आया वो 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया। तो ये जो फीचर्स है ना, इंडिया फॉलो करता है फेडरलिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट, द 3 टियर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। और एक और फीचर जो था फेडरलिज्म का, देखो फेडरलिज्म के फीचर्स को रिकॉल करते जाना, बहुत क्लियर होगा कि किस तरीके से इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरीके से इंडिया को हम बोलेंगे कि ये फेडरल है, किस बेसिस पे। अगर इंडिया फेडरलिज्म के फीचर्स को नहीं अपनाता तो क्या इंडिया को फेडरल कंट्री बोलते? बिल्कुल नहीं बोलते। यहाँ पर हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है फेडरेशन का यानी फेडरलिज्म का फीचर्स को फॉलो कर रहा है। तो जो 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, यहाँ पर सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन यानी उनके काम करने के एरियाज जो हैं डिवाइडेड हैं, उनके पावर्स डिवाइडेड हैं, ठीक है। और ये अलग अलग इनके ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर है वो सेकंड पे रहेगा, इस तरीके से नहीं है। उनका खुद का भी कुछ फीचर्स कुछ पावर हैं जो वो इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। उनका सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है, अलग अलग काम करने का एरिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल पे चीजों को देखती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे चीजों को देखती है, और जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वो लोकल लेवल पे चीजों को देखती है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। इट कंटेन्स 3 लिस्ट। देखो इंडिया जो है ना, यहाँ पे पावर गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है, उनके पावर जैसे डिवाइडेड है ना, उसी तरीके से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और संविधान क्लियरली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कौन से चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगी, कौन से चीजें यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आएंगी, और कौन सी चीजें जो हैं और कौन सी एरिया या फिर वर्किंग एरिया कह सकते हैं वो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके अंडर आएंगी, और किस पे किनका डिसीजन मेकिंग पावर होगा, ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर देखो 3 लिस्ट दी गई हैं, जैसे मैंने बताया कि 3-fold जो सिस्टम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट अलग अलग जो लेवल की गवर्नमेंट है उनके लिए है। देखो सबसे पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं, लाइक डिफेंस ऑफ द कंट्री, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, इन सारी टॉपिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स पे ना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टॉप पे है, पूरे कंट्री को रूल कर रही है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। और ऐसा क्यों? बिकॉज इट नीड्स यूनिफॉर्म पॉलिसी। ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए पूरे एक कंट्री को रन करने के लिए। अब देखो लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई दूसरी गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी गवर्नमेंट है जो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अपोजिशन में है। तो इन दोनों में ना अगर लाइक डिफेंस से रिलेटेड कोई चीजें है, उसमें डिसीजन लेने हैं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कहेगी, दोनों के आपस में मतभेद हो जाएंगे और इस तरीके से हम किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत देरी कर देंगे और ये हमारे लिए बहुत एक कह सकते हैं देश को पीछे ले जाने वाली बातें हो जाएंगी और देश को पीछे ले जाने वाली सिचुएशन आ जाएगा वहां पर। तो इसके लिए कि एक पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म पॉलिसी रहे, ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट कोई अपनी रूल बनाए और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपनी रूल बनाए, इसलिए यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं ताकि एक पूरे कंट्री के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बन पाए और वो सब फॉलो करें। लाइक फॉरेन अफेयर्स, अब सोचो
कि एक पूरे कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहीं और वो किसी और देश में जाके कोई किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कोई एक मिनिस्टर भेज दिया, लाइक फॉरेन मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट का अगर होता तो स्टेट गवर्नमेंट अपना मिनिस्टर अगर भेज देता, तो उस तरीके से वहां पर एक कंट्री को ना दो एक अलग अलग व्यू से रिप्रेजेंट किया जाता। एक जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपना भेजती, वहां के मिनिस्टर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते। तो बाहर की कंट्रीज में एक अलग इंप्रेशन, एक काइंड ऑफ बैड इंप्रेशन बनेगा कि किसी कंट्री में यूनिटी नहीं है, कि वहीं के दो अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग बयान दे रहे हैं, अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं ना, एक कंट्री की यूनिटी को अंडरमाइन करने वाली सिचुएशन आ जाती है, और वहां पर कंट्री की यूनिटी को बहुत खतरा होता। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें यूनियन लिस्ट में दी गई हैं। द यूनियन गवर्नमेंट कैन alone मेक लॉज ऑन दिस टॉपिक्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है, और अपने हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे लॉ बना सकती है। यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को किसी और से रेटिफाई करवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो लगता है कंट्री की वेलफेयर के लिए बेहतर है, उस डिसीजन को यहाँ पर लागू कर सकती है और अपने अपने हिसाब से लॉ बना सकती है। अब आते हैं स्टेट लिस्ट पे। देखो स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीजें मेंशन की गई हैं ना, जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। देखो ये जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इन सारे सब्जेक्ट्स पे ना सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज alone ऑन दिस सब्जेक्ट। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अकेले अपना लॉ बना सकती है, यहाँ पे किसी भी और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। नाउ कम टू द कंकरेंट लिस्ट। Concurrent list includes the subject of common interest to both the government such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession। देखो कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ना, उन सारे पे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही रूल बना सकते हैं। ये एक कॉमन टॉपिक है जिसपे दोनों ही गवर्नमेंट अपना रूल बना सकती है। ठीक है, दोनों के पास अधिकार है रूल बनाने के लिए एंड लॉ बनाने के लिए। both the union as well as the state government can make the laws mentioned in the concurrent list। यानी दोनों ही गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस बना सकती हैं। if their laws are conflicting the union government law will prevail। देखो अगर उन दोनों के बीच कोई भी मतभेद होती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है मेरा बनाया हुआ रूल इम्प्लीमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मेरा बनाया हुआ रूल इम्प्लीमेंट होगा, तो इस सिचुएशन में ना सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का लॉ इम्प्लीमेंट होगा। यूनियन गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा। नेक्स्ट रिसाइडरी लिस्ट और सब्जेक्ट्स। देखो जितने भी सब्जेक्ट्स लाइक द इंटरनेट, ठीक है, सॉफ्टवेयर, बहुत से ऐसी चीजें हैं ना जो कंट्री के इंडिपेंडेंट रिसाइडरी लिस्ट और सब्जेक्ट्स। देखो रिसाइडरी और सब्जेक्ट रिसाइडरी लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स है ना जो इंडिपेंडेंस के पहले नहीं थे, लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। ये सारे इंडिपेंडेंस कंट्री की जब इंडिपेंडेंस हुई, कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा, उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स आए। तो इन सारी चीजों पे ना सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार है। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस टॉपिक्स ऑफ रिसाइडरी लिस्ट। यूनियन गवर्नमेंट का ही सिर्फ अधिकार है इस पर रूल, रेगुलेशंस, लॉज बनाने के लिए। तो देखो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने के लिए ये सारी चीजें जो है बहुत हेल्प करती हैं, और ये सारी चीजें मिलकर ही इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। यानी संविधान जो है इंडिया का, वो फेडरलिज्म को प्रमोट करता है और फेडरलिज्म के सारे फीचर्स को वो रेटिफाई करता है, और इंडिया में ये सारे फीचर्स हैं। देखो एक छोटा सा टॉपिक है, हम देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली। देखो बहुत से ऐसे स्टेट्स थे ना, बहुत से ऐसी एरियाज थी
जिनको हम एक स्टेट भी नहीं बना सकते थे, ठीक है, इनको एक स्टेट भी नहीं बना सकते थे और किसी को एक सिटी भी नहीं बोल सकते थे। यानी बीच वाला जो स्टेट कहते हैं, बीच वाला जो एक पोजीशन कह सकते हैं ना, उस तरीके का एरिया था, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है। तो इन सबको ना टेरिटरीज का नाम दिया गया। इनको स्टेट भी नहीं बोला जा सकता था, इनको एक कंट्री तो बिल्कुल ही नहीं बोला जा सकता था, एक सिटी भी नहीं बोल सकते थे हम। तो इस वजह से इनको स्टेट और सिटी का नाम नहीं देते हुए इनको यूनियन टेरिटरीज बोल दिया गया। लाइक यूनियन के हाथ में है ये सारी टेरिटरीज। ये जितनी एरिया हैं, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, लक्षद्वीप, ये सारे जो है ना यूनियन के हाथ में है और यूनियन इस पे अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन इम्पोज करती है। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर टू रन दीज यूनियन टेरिटरीज। यानी संविधान में ना इनके लिए एक यूनियन गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दी गई है कि आप इन सारे टेरिटरीज पे रूल करेंगे, आप अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे इसके लिए और आपका ही सिर्फ अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट टीयर्स। देखो, जो हमने टीयर्स की बात करी थी ना, एक फेडरलिज्म का जो फीचर्स था कि मोर देन 1 टीयर ऑफ द गवर्नमेंट होने चाहिए, ठीक है, 2 और मोर देन 2 टीयर गवर्नमेंट होने चाहिए। यानी 2 टीयर तो कंपलसरी है, 2 टीयर से भी अगर अधिक है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे में एक सिचुएशन बनता है कि अलग अलग जो अथॉरिटी है, अलग अलग लेवल पे जो रूल कर रही है, जो कंट्री में है, पावर में है, वो उनके बीच डिस्प्यूट हो। तो अगर डिस्प्यूट होती है ना, तो उसके लिए हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। इसके पास पावर है कि उनके बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व। नेक्स्ट, द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and responsibilities assigned to each of them। देखो, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी नेक्स्ट लेवल की गवर्नमेंट है या फिर जितने भी टीयर्स की गवर्नमेंट है, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके कुछ जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। वो अपने काम को कैसे करेंगे, उनके लिए रिसोर्सेज की जरूरत तो है। तो रिसोर्सेज वो कहाँ से लाएंगे, उसके लिए संविधान में प्रोविजन दिया गया है कि आप अपने स्टेट में, कंट्री में टैक्सेस वसूल कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।